Dankeschön. Viel Erfolg. जी तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बताना आज आपको ये है कि जो जर्मनी वर्क वीज़ा है वो कैसे अप्लाई करना है और वो क्यों अप्लाई करना है। बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो गाड़ी मौसम यार बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है। और आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे कुछ लोग इन लाइनर हॉकी भी खेल रहे हैं, जैसे स्केट हॉकी भी बोलते हैं कि उन लोगों ने इन लाइनर पहने हुए हैं, टायरों वाले जूते समझ लो, टायरों वाले जूते पहने हुए हैं, उस पर रोल कर रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं। खैर वो लोग अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता हूँ। तो बताना आज आपको ये है कि जो जर्मनी वर्क वीज़ा है वो कैसे अप्लाई करना है और वो क्यों अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने ये ज़हन बनाना है कि क्या वाकई मैंने जर्मनी जाना है, या अगर जाना है तो मेरे पास क्या रीज़न्स हैं कि भी मैंने जर्मनी के लिए इस वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। आप लोग पाकिस्तान में हो या किसी भी दूसरी कंट्री में हो, अगर तो जॉब कर रहे हो और वो जॉब अच्छा पे कर रही है और आपका सारा निज़ाम अच्छे तरीके से चल रहा है तो वेल एंड गुड, कीप ऑन डूइंग दैट। लेकिन अगर आपको लगता है कि भी वो आपके अखराजात पूरे नहीं कर रहे तो किसी और कंट्री में मूव होने की ज़रूरत है। और अगर वो कंट्री ख़ास तौर पे यूरोप में है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि उसमें जर्मनी इज़ वन ऑफ दी मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, जिसे आप ज़रूर कंसिडर करें और इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंट रीज़न है, हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं कि भी लैंग्वेज इश्यूज़ आते हैं क्योंकि जर्मनी की अपनी ज़ुबान है। इंग्लिश में भी काम हो जाता है यहाँ पे, लेकिन लैंग्वेज एक बैरियर डेफिनेटली होता है। आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो डेफिनेटली इंटीग्रेट करने के लिए उस सिस्टम में आपको उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वो होना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी कंट्री के लिए हो, वो किसी अरेबियन कंट्री में हो, वो किसी आई डोंट नो यूरोपियन कंट्री में हो या किसी भी और जगह पे हो। तो इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखें, ये ज़रूरी पॉइंट होता है। खैर मैं स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए बात करूँगा। मैं हर उस बंदे को मोटिवेट करूँगा कि वो जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई करे जो बंदा ये समझता है कि उसके जो करंट रिसोर्सेज हैं वो उसकी लाइफ को मीट नहीं कर रहे हैं, जो वो लाइफ एक्सपेक्ट करता है उसको वो अनफॉर्चुनेटली मीट नहीं कर रहे। अच्छा, अब सडनली हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल पड़ी है और मेरा कैमरा भी शेक कर रहा है। मैंने उसे स्मॉल ट्राईपोड पे हैंग किया हुआ है, तो आई डोंट नो कैसी आवाज़ आ रही है, ये वीडियो शेक करी कि नहीं कर रही वो अब बाद में पता लगेगा। अब तो हल्का सा इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि जर्मनी ही क्यों। 2021-2022 के सर्वे के मुताबिक जर्मनी में तकरीबन 1.9 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स की कमी थी। जर्मनी में जो नई गवर्नमेंट आई थी पिछले साल वो प्रमोट कर रही है और ईजीनेस पैदा कर रही है वर्क वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी डेफिनेटली, लेकिन वर्क वीज़ा पे ख़ास तौर पे। उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, नर्सिंग का डिसिप्लिन है, टेक्निकल एरिया का डिसिप्लिन है, आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें अब स्टिल देयर आर अ नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल। स्टेट में मैं रहता हूँ, बवेरिया उसका नाम है, जर्मन में बायर्न बोलते हैं। उसके जो प्रेसिडेंट हैं, चंद माह पहले मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था या उनकी स्टेटमेंट देख रहा था, एक किसी जगह पर उन्होंने कहा कि ही इज़ एमिंग टू हैव 60,000 स्किल्ड वर्कर्स इन बवेरिया ओनली। कर रहा है कि कम से कम 60,000 skilled workers and specific and important was those skilled workers were only in the area of nursing। आपको पता है जो ओल्ड एज होम होते हैं या जो नर्सिंग के एरियाज़ होते हैं, जो हेल्थ सेक्टर के एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे ओल्ड एज होम, लोग बूढ़े हैं उनकी केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए यंगस्टर्स की ज़रूरत होती है। उस एरिया में उस प्रोफेशन में बहुत कम लोग हैं जो उस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था करीबन 60,000 लोग विद इन फ्रॉम यूरोप और आउटसाइड यूरोप
वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सिर्फ इस सेक्टर में आएंगे और जॉब्स उनको मिलेगी कि इतनी डेफिशिएंसी है नंबर ऑफ़ पोजीशंस, ओपन पोजीशंस में और नंबर ऑफ़ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स में। एक तो ये प्रोफेशन है। उसके अलावा जो 1.9 मिलियन की फिगर गवर्नमेंट ने इशू की थी इस साल न्यूज़ में कि वो सर्वे के मुताबिक लास्ट ईयर ऐसा था, उसमें आईटी सेक्टर आता है, उसमें कंस्ट्रक्शनल सेक्टर आता है, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो आप इमेजिन करें कि हेल्थ का सेक्टर हो जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, नर्सिंग का मैंने आपसे मेंशन किया, और उसके अलावा और इसी तरह के और मोरलेस बहुत सारे और प्रोफेशंस। किंडरगार्टन जहाँ पे बच्चों को टीचिंग होती है, एक तो स्कूल्स है ना जहाँ पे स्कूलिंग होती है बच्चों की, लेकिन उससे पहले किंडरगार्टन में बच्चे जो 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज वहाँ जाते हैं, उनको किंडरगार्टन के लिए बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पे जर्मनी में ज़रूरत है, लेकिन वो मीट नहीं कर पा रहे। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं कि किस स्टेट में किस प्रोफेशन के रिलेटेड ज़्यादा जॉब्स हैं, लेकिन कुछ कंबाइंड डाटा भी है जिसकी वजह से वो लोग ये चीज़ें इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान में मौजूद लोग या और भी लोग जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं या वो इमेजिन करते हैं कि वो कहीं पे भी अगर हैं और उन्हें महसूस हो कि जो उनके करंट रिसोर्सेज हैं वो मीट नहीं कर रहे उनके लाइफस्टाइल को या इवन की बेसिक लाइफ को मीट नहीं कर रहे, एंड दे आर विलिंग टू अप्लाई देयर कंसंट्रेशन, एनर्जी, देयर टाइम फॉर वेलनेस ऑफ देयर ओन लाइफ, और वो कोई अच्छा प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकें, तो जर्मनी और इस जैसे दूसरे मुल्क यूरोप में वो अच्छी ऑप्शंस हैं कि आप लोग माइग्रेट करें, वहाँ पे अपना रिस्क तलाश करें, जॉब अप्लाई करें। जितनी करंट वैकेंसीज अवेलेबल हैं उस पर्सपेक्टिव में जॉब मिलना रिलेटिवली आसान है। अच्छा, जो माइग्रेशन है वो कोई आसान स्टेप नहीं है, वो उसको डेफिनेटली बंदा थॉरली सोचता है कि वो किसी और दूसरी कंट्री में है, मुल्क में, तो सबसे पहले उसके पास उसकी अपनी फैमिली है, फिर फ्रेंड जोन होता है, दोस्त यार करीब होते हैं, तो लाइफ उस हिसाब से ज़्यादा इंजॉयबल होती है। उन सभी चीज़ों को छोड़ के आना, किसी दूसरे मुल्क में टोटली में नए आना, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना, इट्स क्वाइट अ बिग चैलेंज, इट्स क्वाइट अ बिग स्टेप ऑल्सो। लेकिन आपने अपने सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं कि हाँ क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कि मुझे किसी दूसरे मुल्क में जाना है, वहाँ जाके इंटीग्रेट करना है, वहाँ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी। मोटिवेशन क्या है आपकी? अगर आपकी मोटिवेशन है कि आपने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है और वो इन जैसे ममालिक में रिलेटिवली आसानी से हो सकती है, तो ज़रूर आएँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जिस हालात में पाकिस्तान में खुश हैं या इंडिया में खुश हैं या बांग्लादेश या और दूसरे इस जैसे मुल्कों में खुश हैं, जहाँ पे भी हैं, तो वेल एंड गुड, एज़ पर योर चॉइस। जर्मनी की मैं बात इसलिए ज़रूर बार बार कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जर्मनी में रहता हूँ। जर्मनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी आपसे अभी शेयर करता हूँ पॉइंट्स में, लेकिन इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक सीख लेते हैं कि वो लैंग्वेज बैरियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर तो आप आईटी सेक्टर में या टेक्निकल एरिया में हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल आपको बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन चांसेस आर लेसर। बिहाफ पे अगर आप जर्मन ज़ुबान सीखें, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है, वो सिर्फ एक हवा है। जब बंदे ने कोई काम करना हो, अपना मकसद बना ले, तो फिर सब कुछ डर रहा है, तो ज़ुबान सीखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ज़ुबान सीख लेते हैं, जो कि इंटीग्रेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो जर्मनी इज़ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पे अभी भी टेक्निकल इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप खुद समझते हैं इस बात को कि जर्मन मशीनरी दुनिया में इतनी पॉपुलर है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, वो वैसे मशीन्स हो, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मशीन्स अवेलेबल हों, तो जर्मनी इज़ स्टिल होल्डिंग अ वेरी गुड पोजीशन इन द वर्ल्ड। एक तो चूँकि टेक्निकल इंडस्ट्री में नंबर ऑफ़ जॉब ज़्यादा है, इसलिए जर्मनी एक प्रोमिनेंट और अच्छी ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। दूसरा, जर्मनी ने जो रिसेंटली गवर्नमेंट है उसने नए लॉज भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उन लॉज के मुताबिक जर्मनी में इंटीग्रेशन माइग्रेंट्स की रिलेटिवली ईजी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीवियसली टू गेट अ जर्मन पासपोर्ट 8 साल लगते थे तकरीबन जर्मन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, कि आपका 8 साल का स्टे होना चाहिए, आपका इंटीग्रेशन कोर्स मुकम्मल हुआ होना चाहिए। इंटीग्रेशन कोर्स के मतलब भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा कि वो क्या होता है। वो कुछ क्लासेस अटेंड करनी होती हैं जो कि रीसेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ जर्मनी या यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में है, हल्की फुल्की, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, वो भी हो जाता है। और उसके बाद आपने कम से कम B1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी वो किया हो। और B1 अगर आप कंपेयर करना चाहें अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी होती है आर्ट्स की, वो 6 अगर आप कंसिडर करें अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश का बैंड 6 हो और या 5.5 या 6 हो ऑलमोस्ट, जर्मन प्रोफिशिएंसी B1 के इक्विवेलेंट कंसीडर होगा। माय अंडरस्टैंडिंग समवेयर फ्रॉम 5 to 6 बैंड ऑफ इंग्लिश आइल्स।
तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, वो करने से फ़ायदा क्या होता है? एक तो जर्मनी जो गवर्नमेंट है वो लॉज ऑलरेडी ईज़ पैदा कर रही है ताकि लोग ज़्यादा तेज़ी से इंटीग्रेट करें जर्मन सोसाइटी में, जर्मन इन्वायरमेंट में और यहाँ के सिस्टम में, और मुकम्मल अपने राइट्स एंजॉय करें। अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं भी है तो जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है या जो अनलिमिटेड वीज़ा होता है वो भी गवर्नमेंट उसके बारे में भी तेज़ी से प्रोसेस कर रही है कि उसको भी ईज़ किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले ये रूल था कि अगर आपने मास्टर स्टडीज़ यहाँ की है तो उसके बाद 2 साल के लिए ब्लू कार्ड मिलता था, और ब्लू कार्ड के बेसिस के ऊपर आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस करवा के यहाँ लेके आ सकते थे। और अगर 21 माह अगर आपने ब्लू कार्ड अपने पास रखा है तो उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर देते थे ओनली आफ्टर 21 मंथ्स। और PR वो है कि लाइफ लॉन्ग आपको वीज़ा वैलिड रहता है अगर आपको वो PR मिल जाती है। मैंने भी इसी तरीके से किया था, पहले ब्लू कार्ड मेरे पास था, फिर उसके बाद मैंने PR ले ली, और PR के कुछ अर्से बाद फिर मुझे पासपोर्ट जर्मन गवर्नमेंट ने पासपोर्ट इशू कर दिया। वो जो हमारे टाइम पे प्रोसेस 8 साल में मुकम्मल होता था, अब वो नई गवर्नमेंट ने ईज़ पैदा करके उससे रिड्यूस करके 6 साल पे लेके आए हैं, इवन कि 5 साल पे लेके आए हैं कि आप 5 साल में अपना पासपोर्ट जर्मन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और वो अवेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हुई हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास कम से कम B1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज हो, आपके पास एक मुस्तकिल जॉब हो, परमानेंट जॉब हो जिस पे आप टैक्सेस पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, और अपनी जो पेंशन है वो भी पे कर रहे हैं, पेंशन काउंट होती है। इवन के इन स्पेसिफिक केसेस वो जो 5 साल का ड्यूरेशन है वो रिड्यूस करके वो 3 साल पे भी लेके आ रही है गवर्नमेंट। इतनी ज़्यादा ईजीनेस पैदा कर रही है कि 3 साल सिर्फ आपका स्टे है जर्मनी में। आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, उसमें लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जो है रिक्वायरमेंट वो C1 तक है, यानी कि B1 आता है, B1 के बाद B2 आता है, B2 के बाद C1 आता है। वो थोड़ा और ऊपर लेवल है प्रोफिशिएंसी का जर्मन लैंग्वेज की। उससे आप कंपेयर करेंगे, अगर आपके पास आइट्स का प्रोफिशिएंसी लेवल समवेयर अराउंड 7 और 8 है तो वो C1 के इक्विवेलेंट जर्मन प्रोफिशिएंसी में काउंट होगा। अगर आपके पास C1 का सर्टिफिकेट है जर्मन लैंग्वेज का, आपने इंटीग्रेशन कोर्स पास किया हुआ है, आप मुस्तकिल जॉब परमानेंट जॉब यहाँ पे कर रहे हो, वैलिड टैक्सेस अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पे कर रहे हो, तो आपको आफ्टर 3 years ऑफ स्टे इन जर्मनी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो जर्मन पासपोर्ट लेने के लिए। अब जर्मन पासपोर्ट है क्या? एक तो वैसे ठीक है, कलर डिफरेंट है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा कि आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट लाजमी छोड़ें और फिर जर्मन पासपोर्ट अवेल करें। आई लव माई पाकिस्तान ऑल्सो, लेकिन जर्मन पासपोर्ट पे सिर्फ फ़ायदा ये है कि आपकी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर तो ये आपका मकसद है, अगर लिटरली आप चाहते हो कि आपने दुनिया घूमनी है, आपने ट्रैवलिंग पर्पस से, आपने बिज़नेस पर्पस से, आपने किसी भी वजह से कंट्रीज़ में मूव करना है, ट्रैवल करना है, तो इट इज़ रियली क्वाइट ईजी टू हैव जर्मन पासपोर्ट, बिकॉज इस वक्त जर्मन पासपोर्ट दुनिया में 3रे नंबर पर है। सबसे पहले जापान आता है, उसके बाद सिंगापुर, जो जिसके जापान के पासपोर्ट पे आई गेस 193 कंट्रीज़ हैं जो आप बगैर वीज़ा अप्लाई किए विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद आई गेस सिंगापुर और साउथ कोरिया हैं, इनके पासपोर्ट 2nd नंबर पे हैं जिन पे 192 कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकते हैं, और जर्मन पासपोर्ट इज़ ऑन दी 3rd प्लेस जिस पे आप दुनिया में 191 मुल्क बगैर वीज़ा अप्लाई किए किसी भी वक्त विज़िट कर सकते हैं। कि बहुत सारे मुल्कों में तो आपको बताना भी नहीं है, सिर्फ आपने टिकट लेनी है और उस मुल्क में चले जाना है, फ़्लाइट लेनी है या बाय रोड ट्रैवल जैसे भी आप कर रहे हैं आप चले जाएंगे वहाँ पे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसे है कि सिर्फ आपने जाने से पहले ईमेल करनी होती है कुछ डिपार्टमेंट को, किसी को बताना होता है कि मैं आ रहा हूँ, पर आप उस डिपार्टमेंट को सिर्फ ईमेल करते हो कि दिस इज़ माई पासपोर्ट नंबर एंड आई एम कमिंग फ्रॉम दिस स्टेट दैट फॉर एग्जाम्पल और टू डू सम टास्क ABC और व्हाटएवर। तो इस हवाले से जर्मनी बहुत अच्छी ऑप्शन है। तीसरा यहाँ का एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये है, अगर तो आप एक निज़ाम चाहते हो जो कि वाकई सोशली इस तरह डेवलप किया गया है कि दैट कंसर्न्स फॉर ह्यूमन राइट्स, तो उसमें जर्मनी एक अच्छी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जब परमानेंट जॉब किसी को मिल जाती है या किसी के पास भी परमानेंट जॉब होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑफ कोर्स द वॉल्यूम ऑफ द कंपनी, ये कंपनी कितनी बड़ी है, लेकिन कंपनी बड़ी हो या छोटी हो हर किसी ने लॉ फॉलो करने हैं। और लॉ ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के राइट्स को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा उनकी केयर की जाती है बजाय ये कि एम्प्लॉयर के। अगर आप एम्प्लॉई हो
आप काम करते हो तो आपके ज़्यादा राइट्स हैं, अनटिल अनलेस आप कोई मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अनटिल अनलेस आप कोई भंगी ना डाल दो काम के अंदर, या कंपनी अंदर कोई काम ज़्यादा बड़ा ख़राब ना कर दो, वो अलग बात है, वो तो सारी बात है, कंपनी ने आपको उठा के फिर बाहर ही फेंकना है। अगर आप अपना ड्यू काम ड्यू टाइम के अंदर सिंसियरिटी के साथ कर रहे हो तो कंपनी डेफिनेटली उसका दिमाग ख़राब नहीं है कि वो आपको फायर करेगी। लेकिन अगर इन वेरियस सीवियर एंड वर्स सर्कमस्टांसेस किसी भी वजह से कंपनी आपको निकालने का सोच रही है, निकाल रही है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए, वो बिला वजह आपको नहीं निकाल सकते। और उस केस में ये भी होता है कि अगर आप कंपनी आपको बगैर नोटिस से खुदा ना खासा फायर कर रही है, या इवन कि विद इन नोटिस भी फायर कर रही है, लेकिन वो उसी पोजीशन के लिए किसी और बंदे को हायर कर रहे हैं, तो उन्हें बड़े प्रॉपर तरीके से विद स्ट्रॉन्ग रीजंस कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि इस टास्क के लिए आप क्वालिफाइड पर्सन नहीं हो, इसलिए वो आपको फायर कर रहे हैं और किसी और दूसरे बंदे को हायर कर रहे हैं। और सीवियर केसेस में अगर खुदा न खासा कंपनी बिल्कुल ही बंद हो गई है तो फिर तो जारी बात है हर किसी को उन्होंने फायर करना है, तो फिर कंपनी वाइंड अप हो गई है या बैंकक्रप्ट हो गई है, तो फिर वो कैसे किसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो उसमें जो जॉब सिक्योरिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ की जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और आपके पास राइट्स इतने ज़्यादा हैं। एक तो राइट ये है कि डेफिनेटली आप पर ईयर डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी 28 वेकेशंस आप इंजॉय करते हैं पर ईयर, या 30 वेकेशंस, इवन के अब कंपनी 32 वेकेशंस पर ईयर तक भी देती हैं, वर्किंग डे वेकेशंस, यानी कि 32 वर्किंग डे वेकेशंस हैं। उसके बाद अगर आपकी जो हॉलीडेज़ हैं सैटरडे संडे की या कोई और हॉलीडेज़ वो मिला के दिन और भी ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो नंबर ऑफ वेकेशंस ताकि आप रिलैक्स कर सकें, अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें और दोबारा ज्वाइन करें ऑफिस को और काम करें। उसके अलावा अगर खुदा ना खासा आप बीमार हैं, बीमार हो गया है बंदा, नज़ला ज़ुकाम है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, या खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया है, तो उस केस में भी कंपनी बाउंड है कि उसने आपको फुली पे करनी है। यहाँ पे तकरीबन 3 से 5 या तकरीबन 8, इससे ज़्यादा भी 8 वर्किंग डेज तो वैसे ही होते हैं। अगर आप बीमार हो गए हैं, नज़ला ज़ुकाम है, डॉक्टर के पास जाएँ तो वो आपको वैसे ही लिख के देता है कि बंदा बीमार है तो इसने 3 दिन ऑफिस में नहीं आना। या इवन के ऐसे केसेस भी हैं जो मैं खुद जानता हूँ, अगर आप बीमार हैं, आप अपने सिर्फ बॉस से बात करें तो वो खुद आपको कह देता है कि भाई तुम 2-3 दिन आराम करो, घर पे आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। इतना लीनियंट इन्वायरमेंट है जर्मनी में, इतना रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट है। और मुझे याद है मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरी लड़की है, अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ मेडिकल कंसर्न से वो पिछले 2-3-4 साल से बीमार है, उसकी कोई और इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई उसको ना क्रोनिक डिजीज़ है, अनफॉर्चुनेटली उसे डायग्नोस हुई और वो बीमार है। बिलीव मी, वो पिछले 4 से 5 साल में ऐसा भी हुआ कि वो 3-3 महीने 4-4 महीने ऑफिस नहीं आती थी, बट स्टिल शी इज़ गेटिंग हर सैलरी। वो अपनी सैलरी भी ले रही है, वो जब ठीक हो जाती है तब ऑफिस आके अपना काम भी रिज्यूम करती है। एक तो जो उसके टास्क हैं डेफिनेटली वो अच्छे तरीके से करती है, जितना अर्सा भी वो ऑफिस में है तो उस हवाले से वो ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट भी है कंपनी का, वो काम ठीक करती है। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, हाउ कम इन पाकिस्तान और इन सम अदर कंट्री कि जहाँ पे एक एम्प्लॉय है वो साल में तकरीबन 4 से 5 महीने बीमार रहता है या मेडिकल लीव्स लेता है हर साल, तकरीबन 4 महीने, 3 से 4 महीने, 5 महीने। तो आप इमेजिन करें क्या इस तरह का कोई सिस्टम है पाकिस्तान में, या मैं बार बार पाकिस्तान कह रहा हूँ, या किसी भी और दूसरी कंट्री में कि वो एम्प्लॉय भी रहे, वो फुल सैलरी इंजॉय भी कर रहा हो या ले भी रहा हो और उसकी मेडिकल भी फ्री हो। मेडिकल वाला पॉइंट तीसरा पॉइंट है, वो मैं उस पर आता हूँ दोबारा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुदा ना खासा बीमार हैं, स्टिल आर वर्किंग, आपकी जॉब कंटिन्यू रहती है। और इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी हुई कि कंपनी आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। आप बीमार हैं तो आपका बॉस आपसे लीनियंट है, या वो आप खुद कह रहा है कि आप ऑफिस ना आएँ, या अगर आप ज़्यादा बीमार हैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए डिपेंडिंग अपॉन, अनफॉर्चुनेटली बीमार होना कोई बड़ी खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बीइंग ह्यूमन ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी आपकी सिक्योरिटी है।